अब तक आपने सुना कि आदिवासियों को दामिनी के बारे में कोई राज पता चल जाता है। आदिवासी उन लोगों को भैरव और नंदी की वजह से माफ कर देते हैं और वापस महल भेज देते हैं। सुमन भैरव से अपने प्यार का इजहार करती है, पर भैरव उसे उसका बचपना समझता है। राजकुमारी 100 कैदियों को माफ कर देती है और असमर्थ लोगों को राशन महल से देने का हुक्म जारी करती है। गांव वालों के दिल में दामिनी के लिए नरमी और इज्जत दोनों बढ़ती हैं कि तभी दामिनी बेहोश होकर गिर जाती है। अब आगे। दामिनी जब आंखें खोलती है तब भैरव उसे उसके कमरे में ले जा रहा था। क्या हुआ था? दामिनी ने कमजोर आवाज में पूछा। कुछ नहीं, तुम ठीक हो? भैरव ने उसे उसके बिस्तर पर लिटाया। हाँ, बस थोड़ा सर भारी हो रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ देर आराम करो। आज कोई सभा वभा नहीं, वैद्य जी को बुलावा भेजा है, वो आके तुम्हें देख जाएंगे। वैद्य जी की तो जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी? दामिनी उठ के बैठ गई। मैंने कहा ना, आज आराम करो। भैरव, हमें महामंत्री के घर जाना है। आज कहीं नहीं, कल चलेंगे। भैरव ने उसे लिटाने की कोशिश की। तुम समझ नहीं रहे हो, हमें आज ही महामंत्री के घर जाना है। दामिनी की आवाज में गंभीरता थी। क्या हुआ है दामिनी, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी काम है। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे आभा के घर क्यों जाना था। शायद वो इस उम्मीद से वहां जा रही थी कि वहां कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे वो आभा क्या थी ये जान सकेगी। पर वो ये बातें भैरव को बताती कैसे? क्या भैरव उस पर विश्वास करता? उसे खुद भूत प्रेत चुड़ैल इन चीजों पे यकीन नहीं था, पर उसने जो अपनी आंखों से देखा था वो भी तो झूठ नहीं था। और फिर वो आदिवासी औरत, उसने भी दामिनी के सर का वही हिस्सा छुआ था जहां से आभा ने बाल नोचे थे। ये सब बातें साथ जुड़ के तो बहुत कुछ कह रही थी, पर इनको किसी को समझाना बहुत मुश्किल था। फिर भैरव खुद अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। दामिनी को ये एहसास था कि जंगल में उस शेर के पीछे भागने से ही वो लोग वहां पहुंच गए और भैरव का ये हाल हो गया। दामिनी अब भैरव को बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। जरूरी काम क्या, एक दिन रुक नहीं सकता? दामिनी ने भैरव की तरफ देखा। वो सच में परेशान था। दामिनी के जिस्म में एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था, पर भैरव को दिखाने के लिए वो उठ खड़ी हुई। देखो, हम बिल्कुल ठीक हैं। रात को थक गए, फिर कुछ खाया भी नहीं और ठीक से सोए भी नहीं। शायद इसलिए थोड़ी तबीयत खराब हो गई। एक काम करो, हमारे लिए कुछ खाने को मंगा लो, हम कुछ खा के महामंत्री के यहाँ निकलेंगे। ठीक? भैरव कई दिनों से देख रहा था। दामिनी को जैसे कोई धुन सवार हो जाती थी, फिर वो किसी की नहीं सुनती थी। जैसे उस दिन जंगल में भी उसके मना करने के बावजूद भी वो शेर के पीछे भागी चली जा रही थी, जैसे कोई उसे वहां खींच रहा हो। आज भी उसे बस हर हाल में महामंत्री के घर जाना था। भैरव जानता था कि राजकुमारी थोड़ी जिद्दी है, पर वो कम से कम उसकी बात पर तो ध्यान देती थी। पर आजकल राजकुमारी ने कुछ फल खाए और फिर महामंत्री के घर की तरफ निकल गई। भैरव भी उनके साथ था। पता नहीं क्यों, पर वो दामिनी को अकेले छोड़ने से डर रहा था। महामंत्री का घर भी बल्ली के घर जैसा ही था, लगभग छोटा मोटा महल ही समझो। जब दामिनी वहां अचानक पहुंची तो महामंत्री के कुछ समझ में नहीं आया। महामंत्री ने राजकुमारी और भैरव दोनों को ही अंदर बुलाया, पर भैरव राघव के साथ बाहर ही रुक गया। दामिनी और महामंत्री उनकी बैठक में बैठे। आपने क्यों तकलीफ की राजकुमारी, हमें ही बुला लिया होता। महामंत्री ने कहा। तकलीफ की क्या बात है महामंत्री, हम जानते हैं कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हमने सोचा हम खुद ही चल के मिल लेते हैं। अब तो ठीक ही है। महामंत्री उदास हो गए। जहर का असर अब लगभग खत्म ही समझो। अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? बिल्कुल राजकुमारी। ये आभा आपके संपर्क में कैसे आई थी महामंत्री? महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। ये मुझे एक दिन जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी, मैं बेसहारा समझकर घर ले आया। दामिनी जानती थी कि इसमें आधी सच्चाई थी। वो बेहोश पड़ी थी, ये सच्चाई है, पर उसे बेसहारा समझकर घर नहीं लाया गया था, बल्कि उसकी सुंदरता देखकर उसे घर लाया गया था। पर दामिनी उनकी बात ध्यान से सुनती रही। उसे जब होश आया तो उसे पहले की जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। मैंने उससे बहुत पूछा, पर उसे अपना गांव घर कुछ भी याद नहीं था। मैं उसे बाहर भी नहीं निकाल पाया। लोग क्या कहेंगे कि डर से और उसकी इज्जत की खातिर मैंने उससे शादी कर ली।
महामंत्री ने दामिनी को सफाई देते हुए कहा। फिर महल में रुक्मणी जी के साथ उसका उठना बैठना होने लगा और धीरे धीरे वो मेरे हाथ से निकलने लगी। दामिनी ने पूरी बात सुन के ये समझा कि आभा कौन थी, कहां से आई थी, क्या करती थी, ये बातें इन्हें भी नहीं पता थी। उसे मैंने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो जब कहती, जितने कहती, उतने पैसे मैं उसको दे देता था। फिर पता नहीं किसके जाल में फंस गई। महामंत्री की आवाज में उदासी थी। दामिनी जानती थी कि वो किस जाल में फंस गई थी, पर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। क्या आपने उसके बारे में कभी कुछ अजीब महसूस किया? अजीब तो नहीं, पर हाँ, मैं ये जानता था कि वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसके आने के बाद जैसे मेरा हर रुका काम अपने आप चलने लगा। मैं अगर उसे कोई भी समस्या बता देता तो वो समस्या तो हर हाल में हल हो ही जाती। वो कहती थी कि वो प्रार्थना का असर है, पर मैंने उसे कभी भी मंदिर जाते नहीं देखा। ना ही उसके दवाइयों के कमरे में कोई मंदिर था। दवाइयों का कमरा? हाँ, शायद वो किसी वैद्य के खानदान से थी। उसकी दवाइयों में बहुत असर था। मेरे लिए तो वो लगातार दवाई बनाती थी। क्या मैं वो कमरा देख सकती हूँ? दामिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ बिल्कुल, नीचे सीढ़ी से उतर के है, इसलिए मैं भी घुटनों की वजह से जा नहीं पाता। कब से बंद पड़ा है, गंदा होगा। कोई बात नहीं, आप मुझे रास्ता बता दें, मैं चली जाऊंगी। जी अच्छा, बस रसोई के बगल वाली सीढ़ी से नीचे जाना है। महामंत्री नहीं जानते थे कि आभा कैद खाने से फरार हो चुकी है। उन्हें लगा शायद उसकी सजा की वजह से राजकुमारी उसकी छानबीन कर रही है। उसने उन्हें रास्ता दिखा दिया। दामिनी सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियां पुरानी होने की वजह से चर चर की आवाज कर रही थी। कमरा छोटा था और काफी अंधेरा था। राजकुमारी ने हाथ की मशाल ऊपर की। जगह जगह बड़ी बड़ी हड्डियां रखी थी। क्या आभा सच में दवा बनाती थी? दीवार पर एक तरफ शीशे के कुछ मर्तबान रखे थे, जिनमें कुछ जड़ी बूटियां रखी थी। दामिनी ने कुछ जड़ी बूटियां पहचानने की कोशिश की, पर उसे एक भी जानी पहचानी जड़ी बूटी नहीं दिखी। उसने बचपन में हर शाही बच्चे की तरह कुछ साल वनस्पति विज्ञान की भी पढ़ाई की थी, इसलिए ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत वो जानती थी कि तभी उसकी नजर एक नीली जड़ी बूटी पर पड़ी। विषामृत, ये बहुत ही अनोखा जहर था। ये आसानी से नहीं मिलता था। इसमें कोई भी इंसान एकदम से नहीं मरता था, बल्कि धीरे धीरे अपनी मौत तक जाता था और सामने वाले को लगता था कि इंसान बीमारी से मर रहा है, पर असल में वो इस जहर से मर रहा होता है। इसे विषामृत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विष होकर भी अमृत की मौत देता है। दामिनी ने बाकी जड़ी बूटियों पर नजर डाली। ये दवा की जड़ी बूटियां नहीं थी, ये मौत के कई अनोखे तरीके थे। तभी दामिनी की नजर कोने में रखी अलमारी पर पड़ी। वो आगे बढ़ी और उसने अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उस अलमारी में एक फूस की गुड़िया थी। उसमें कई सुई चुभी हुई थी। एक ऊन का गोला रखा था। तभी दामिनी की नजर अलमारी के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी। उसमें शीशे के मर्तबान में अजीब अजीब चीजें रखी थी। एक मरा हुआ कौवा था, एक में मरा सांप, एक में मरी छिपकली और एक में, दामिनी ने पास जाके देखने की कोशिश की, एक में छोटा सा दिल रखा था। दामिनी के हाथ से मशाल गिर के बुझ गई। वो सीढ़ियों की तरफ भागी। भैरव और महामंत्री आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक उन्होंने दामिनी को भागते हुए देखा। दामिनी ने खिड़की खोली और उसे उल्टी हो गई। भैरव भाग के उसके पास पहुंचा। क्या हुआ राजकुमारी, सब ठीक है? दामिनी का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं था। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वो जड़ी बूटियों की बदबू से। हाँ, वो कुछ जड़ी बूटियों की बदबू बहुत तेज होती थी, यहाँ ऊपर तक आती थी। भैरव को पूरी बात पता नहीं थी। वो ये नहीं जानता था कि क्या बात हो रही है, पर उसे ये पता था कि दामिनी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप वापस महल चलिए राजकुमारी। भैरव दामिनी को लेकर बाहर निकला तो राघव का कोई अता पता नहीं था। महल पहुंचकर भैरव ने दामिनी को सख्ती से आराम करने को कहा। दामिनी इस बार मान गई। उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो सच में थका हुआ महसूस कर रही थी। भैरव दामिनी को सोता हुआ छोड़कर अस्तबल की तरफ बढ़ा। ये राघव पता नहीं कहाँ रह गया था। तभी उसे सामने से राघव आता दिखाई दिया। कहाँ गायब हो गए थे तुम?
अरे वो जब तुम लोग महामंत्री के घर में अंदर गए तो मैंने सुमन को वहां बाजार में किसी औरत के साथ देखा। उसके हाव भाव से वो कुछ डरी हुई लग रही थी, इसलिए मैं उसके पास गया, पर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे छुप रही है। मैंने उसका पीछा किया तो वो उस औरत के साथ जंगल में चली गई। जंगल में काफी दूर तक मैं उनके पीछे गया था। अचानक वो दोनों क्या? भैरव का दिमाग अब तेजी से चल रहा था। अचानक वो दोनों गायब हो गई। राघव ने बात खत्म की। मुझे पता है कि बात अजीब है, पर सच में वो मेरे सामने से अचानक ही गायब हो गई। भैरव गहरी सोच में पड़ चुका था। सुमन वहां क्या कर रही थी? वो तो महल से कम ही निकलती थी, और वो औरत कौन थी उसके साथ? कहीं सच में सुमन कोई बेवकूफी तो नहीं कर रही थी? उसे सुमन से बात करनी होगी। राघव, मुझे उन आदिवासियों से कुछ बात करनी है। क्या गांव में कोई एक ऐसा आदमी मिल सकता है जो आदिवासियों की भाषा जानता समझता हो? मुश्किल है, पर कोशिश की जा सकती है। सब ठीक तो है ना भैरव? दुआ करो सब ठीक ही हो, और जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ना हो। राघव अब तक इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि भैरव से ज्यादा सवाल नहीं करने हैं। वो गांव की तरफ निकल गया। भैरव वापस महल में आया ही था कि उसने दामिनी के कमरे से सुमन को निकलते देखा। भैरव फौरन उस पे लपका। तुम यहां क्या कर रही हो? सुमन डर गई। मैं तो राजकुमारी का खाना लेकर आई थी। किसने कहा तुमसे राजकुमारी का खाना लाने के लिए? दादी ने मुझसे कहा था। भैरव सुमन का हाथ पकड़कर दामिनी के कमरे में अंदर ले गया। राजकुमारी दामिनी खाना खाने ही वाली थी, पर भैरव और सुमन को देखकर रुक गई। रुक जाइए राजकुमारी, वो खाना मत खाइएगा। दामिनी ने खाने का निवाला नीचे रखा। भैरव, ये सब क्या है? दामिनी ने पूछा। सुमन ने अब रोना शुरू कर दिया था। भैरव ने दामिनी के सामने से खाना हटा के सुमन के हाथ में पकड़ाया। खाओ इसे, भैरव ने सुमन से कहा। भैरव, ये तुम क्या? एक मिनट राजकुमारी, मैं कुछ देखना चाहता हूं। तुम्हें लगता है हम राजकुमारी को खाने में कुछ मिला के खिलाएंगे? सुमन ने भैरव से कहा। हमें क्या लगता है क्या नहीं, इसके बारे में मत सोचो। जो कहा है वो करो, खाना शुरू करो। हम नहीं खाएंगे। तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हम राजकुमारी की सुरक्षा में हैं, और हम तुमसे उस अधिकार से कह रहे हैं तुम ये खाना खाओगी, और तुम्हारा ना खाना हमारे शक को यकीन में बदल देगा। सुमन घिर चुकी थी। उसने भैरव को देखा, फिर राजकुमारी को, और फिर खाने की थाली को। क्या भैरव दामिनी के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र को सबके सामने ला पाएगा? क्या सुमन सच में दामिनी को जहर देने की हिम्मत कर सकती है? क्या ये सब सिर्फ भैरव के दिमाग का फितूर है, या सच में एक तूफान भैरव की जिंदगी को तबाह करने वाला है? जानने के लिए सुन